नमस्ते भाई, सबको गुड मॉर्निंग। सबको हैप्पी संडे। आज ऑर्गेनन डे है और डेट हो गई है डॉक्टर दीप शिखा, डॉक्टर अमित, 29 जून हाँ 2025। जी। और आज हम ऑर्गेनन करेंगे तो ऑर्गेनन में हमारा एफोरिज्म चलेगा 108। हाँ जी बॉस। 108 और बेसिकली 27 पेज नंबर पे जब हम कंटेंट देख रहे थे तो 105 से लेकर के और 114 तक, 105 से 114 तक जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं प्रिलिमिनरीज टू बी अटेंडेड इन द इन्वेस्टिगेटिंग द प्योर इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन हेल्थ इंडिविजुअल, प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन। एक तरह से ये प्रूविंग चल रही है पेशेंट मेडिसिन का पैथोजेनेटिक इफेक्ट कैसे पता करेंगे वो चल रहा है। तो इसमें 108 नंबर एफोरिज्म पे चलते हैं। कह रहे हैं देयर इज देयर फॉर नो अदर पॉसिबल वे इन विच द पिक्यूलियर इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन ऑन द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स कैन बी एक्यूरेटली असर्टेन्ड। दैट्स लगा कह रहे हैं देयर इज नो श्योर नो मोर नेचुरल वे ऑफ अकम्प्लिशिंग दिस ऑब्जेक्ट देन टू एडमिनिस्टर द सेवरल मेडिसिन एक्सपेरिमेंटली इन मॉडरेट डोजेज टू हेल्दी पर्सन्स in order to ascertain what changes, symptoms and signs of their influence each individually produce on the health of the body and of the mind। हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर इसलिए कोई दूसरा संभवतः कोई तरीका ही नहीं है पिक्यूलियर इफेक्ट ऑफ मेडिसिन जानने का, मेडिसिन के पिक्यूलियर इफेक्ट को जानने का कोई दूसरा संभवतः तरीका ही नहीं है। ऑन द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल कैन बी एक्यूरेटली असर्टेन, कि जो हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल पर एक्यूरेटली असर्टेन कर पाए, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। कह रहे हैं देयर इज नो श्योर नो मोर नेचुरल वे ऑफ अकम्प्लिशिंग दिस ऑब्जेक्ट देन टू एडमिनिस्टर द सेवरल मेडिसिन एक्सपेरिमेंटली इन मॉडरेट डोजेज ऑन द हेल्दी पर्सन। मतलब दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके, कोई दूसरा इतना श्योर इतना मोर नेचुरल वे नहीं है इस मकसद को पूरा करने के लिए सिवाय किसके कि इसको एडमिनिस्टर किया जाए मेडिसिन, सेवरल मेडिसिन को एक्सपेरिमेंटली मॉडरेट डोजेज में हेल्दी पर्सन के ऊपर, इन ऑर्डर टू असर्टेन व्हाट चेंजेस symptoms and signs of their influence each individually produces on the health of the body and of the mind। और ये इसलिए करा जाए एक्सपेरिमेंटली इनको सेवरल मेडिसिन को एडमिनिस्टर, ताकि हम ये असरटेन कर सकें कि क्या चेंजेस आता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं इनके इन्फ्लुएंस के बाद, प्रत्येक के इंडिविजुअली अलग अलग अपना अपना क्या चेंज पैदा करती है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स पैदा करती है हेल्थ पर और बॉडी पर, हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द माइंड पर, माइंड पे क्या असर करती है, चेंजेस लाती है प्रत्येक दवा अपने तरीके से, और बॉडी पे क्या लाती है, इसको पता करने के लिए हमें एक हेल्दी पर्सन पर सेवरल मेडिसिन को एक्सपेरिमेंटली एडमिनिस्टर करना होता है। केवल यही तरीका है जिसके द्वारा हम असरटेन कर सकते हैं कि क्या क्या पिक्यूलियर कैरेक्टर है मेडिसिन से। That is to say what disease element they are able to tend to produce। कहने का मतलब ये है कि डिजीज एलिमेंट जो ये सक्षम होती हैं प्रोड्यूस करने के रूप में किसी हेल्दी पर्सन, सिंस एज हैज बीन demonstrated ब्रैकेट में कह रहे हैं एफोरिज्म नंबर 24 to 27, all the curative power of medicines lies in this power they possess of changing the state of man's health and is revealed by observation of the later। जैसा ये डिमॉन्स्ट्रेटेड हो भी चुका है, एफोरिज्म नंबर 24 से लेकर 27 में भी जिक्र आ गया है कि सभी क्योरेटिव पावर किसी भी मेडिसिन, सभी मेडिसिन की जो क्योरेटिव पावर है वो निहित रहती है उनकी उस पावर में जो वो चेंज करने, स्टेट ऑफ मैन्स हेल्थ को चेंज करने में
जो उनकी जो क्षमता है वही क्षमता के अंदर निहित रहती है, उनकी क्यूरेटिव पावर भी। एंड इज रिवील्ड बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ द लेटर, और बाद में फिर वो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से फिर वो रिवील होती है। तो डॉक्टर देशी का आपका भी एक स्टेटमेंट यहाँ याद आ रहा है, आप एक बार कह भी रही थी कि भैया कहीं पढ़ा है कि जो मेडिसिनल जो ड्रग सब्सटेंस है, जो पदार्थ किसी भी हेल्थ को चेंज करने की क्षमता ना रखता हो वो दवाई भी नहीं बन सकता। कुछ ऐसा भाव था आपका? हाँ जी, जी जी जी। क्या था वो? जी, यही कि वो सब्सटेंस जिसमें स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज ऑल्टर करने की अगर टेंडेंसी नहीं होती है तो ना वो दवाई, वो मतलब दवाई भी नहीं बन सकती है। हाँ हाँ, तो जब वो कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल को चेंज करती है हाँ तो वो डिजीज इंडिविजुअल को फिर रिस्टोर भी कर हाँ, सकती तो है। बेसिकली किसी भी ड्रग सब्सटेंस की, किसी भी पदार्थ की दुनिया में अगर अल्टर करने की क्षमता है किसी स्टेट ऑफ हेल्थ को तो वो मेडिसिन बन सकता है, और जिसमें अल्टर नहीं करने की क्षमता है स्टेट ऑफ हेल्थ को वो मेडिसिन भी नहीं बन सकता। अमित पाल भाई, बिल्कुल सीधी सी बात है। हाँ, तो टेंड टू प्रोड्यूस पे 91 फुटनोट है, इसे कर लेते हैं। 91 फुटनोट में कह रहे हैं, नॉट वन सिंगल फिजिशियन एज फार एज आई नो ड्यूरिंग द प्रीवियस 2500 years thought of this so natural, so absolutely necessary and only genuine mode of testing medicines for their pure and peculiar effects in deranging the health of man. In order to learn what morbid state each medicine is capable of curing, except the great and immortal Albrecht von Heller. हैनीमैन साहब बड़े भरोसे के साथ कह रहे हैं कि कोई एक भी फिजिशियन नहीं हुआ, जैसा कि मैं जानता हूं इन 2500 सालों में कोई एक भी सिंगल फिजिशियन ऐसा नहीं हुआ मेरी जानकारी के हिसाब से जिसने ऐसा सोचा भी हो ये सो नेचुरल, सो एब्सोल्यूट, इतना नेचुरल और इतना परम आवश्यक और केवल एक जेन्युइन मोड ऑफ टेस्टिंग मेडिसिन, एक सही तरीका मोड ऑफ टेस्ट करने का मेडिसिन को फॉर देयर प्योर एंड पिक्युलर इफेक्ट इन ड्रेंजिंग द हेल्थ ऑफ मैन के रूप में, इन ऑर्डर टू लर्न व्हाट मॉर्बिड स्टेट ईच मेडिसिन इज कैपेबल ऑफ क्योरिंग, ये जानने के लिए कि क्या मॉर्बिड स्टेट पैदा करती है प्रत्येक दवा जो कि बाद में सक्षम होती है क्योरिंग करने में, सिवाय एक भी बंदा नहीं हुआ है 2500 सालों में सिवाय एक के जो थे ग्रेट एंड इमॉर्टल एल्ब्रेक्ट वॉन हेलर। तो हैनीमैन साहब ने यहां बात रखी है कि मेरे से पहले या मेरे सिवाय 2500 सालों के दौरान केवल एक इंसान ऐसा हुआ है जिसने इस मेडिसिन की इस क्वालिटी को, इस क्षमता को क्योर करने की कि वो टेस्ट करके जेन्युइन तरीके से दूसरे लोगों पर, हेल्दी इंसान पर टेस्ट करके कोई दूसरे ने सोचा भी नहीं सिवाय एल्ब्रेक्ट वॉन हेलर के। आगे कह रहे हैं ही अलोन बिसाइड्स माई सेल्फ सादा नेसेसिटी ऑफ दिस, मेरे सिवाय वही केवल अकेले थे जिन्होंने इस आवश्यकता को जाना, देखा कि इसकी जरूरत है ऐसा करने की। ठीक है जी, तो आगे फिर ये लास्ट में है, बाकी ये जर्मन लैंग्वेज में कह रहे हैं, बट नो वन नॉट ए सिंपल फिजिशियन अटेंडेड टू और फॉलोड अप दिस इनवैल्यूएबल हिंट। और इससे आगे की बात ये भी है अमित पाल भाई, ना तो किसी ने सोचा और ना कोई एक भी हुआ, ना कोई सिंगल फिजिशियन ऐसा हुआ जिसने इसको अटेन करा हो इस नॉलेज को और जिसने इसे फॉलो भी किया हो। इसे इनवैल्यूएबल हिंट को फॉलो तक नहीं करा अमित भाई लोगों ने, सोचने की तो बात दूर।
हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि मेरे अलावा एक बंदे वो एल्बर्ट वॉन हिलर थे जिन्होंने इसकी आवश्यकता समझी, जरूरत समझी, और भैया कोई भी ऐसा नहीं हुआ, एक भी इंसान, एक भी फिजिशियन जिसने अटेंड करा हो या फिर फॉलो अप करा हो दिस इनवैल्यूएबल हिंट को। बड़े दुख की बात है ये तो भाई। और 2500 साल तक चलता रहा ये, 2500 साल के अंतर्गत ये बेसिकली जो हमारा जो थेरेपेटिक साइंस आया है एलोपैथी के रूप में भी, जो हिपोक्रेट साहब ने दिया था शायद, ये 2500 या 2700 साल की ही वो है उम्र है एलोपैथिक की भी। ठीक है जी, एक आध जगह हमने पढ़ा था। तो बेसिकली 2700 वर्ष पहले लगभग ये एलोपैथिक आया इस दुनिया में, और अपना होम्योपैथी तो अभी हैनीमैन साहब के समय पे और है। हाँ बस बेटा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना इस फुटनोट में, जो स्टार्टिंग हुई है उसमें देखे ना, उसमें ये भी लिखा है ना ड्यूरिंग द प्रीवियस 2500 इयर्स, तो हाँ उनके समय से 2500 साल पहले, और फिर हाँ उनके बाद 200 साल, ये तो हमारे हिसाब में से अभी से 2700 साल तो पहले हो ही जाएगा। हाँ, आई नो ड्यूरिंग द प्रीवियस 2500 ईयर्स, यानी कि वही बात है, 2500 हो जाएगा। अभी हैनीमैन साहब अगर इस बात को कर रहे हैं तो अभी 300 साल पहले कर रहे होंगे लगभग, हाँ जी। और 250-300 साल की तो उम्र है होम्योपैथी की। और जी। इससे पहले कह रहे हैं, इससे पहले जो 2500 सालों से चला आ रहा है थेरापेटिक साइंस एलोपैथी के रूप में, हाँ जी। उस दौरान किसी ने सोचा भी नहीं इस तरफ, ये कहने का भाव है हैनीमैन साहब का। आगे 109 एफोरिज्म में कह रहे हैं कि आई वॉज द फर्स्ट दैट ओपनड अप दिस पाथ which I have pursued with a perseverance that could only arise and be kept up by a perfect conviction of the great truth, fraught with such blessings to humanity. Fraught का मतलब क्या है? Fraught, देखना बेटा, fraught फुल ऑफ और वेल सप्लाइड या भरपूर। हाँ, फ्रूट का मतलब है भरपूर। जी। फिर से पढ़ता हूँ, कह रहे हैं आई वाज द फर्स्ट दैट ओपनड अप दिस पाथ, मैं पहला वो इंसान था, मैं पहला ही था जिसने ये रास्ता खोला। विच आई हैव परस्यूड विद परसिवरेंस दैट कुड ओनली अराइज एंड बी केप्ट अप बाय परफेक्ट कन्विक्शन ऑफ द ट्रूथ। और मैं ही था जिसने पहला ये रास्ता खोला और मैंने परस्यू करा, मैं आगे बढ़ा परसिवरेंस, बिना विचलित हुए। परसिवरेंस का मतलब बने रहना किसी काम पर बिना विचलित हुए। एंड कुड ओनली अराइज, और केवल यही एक तरीका भी था जो अराइज करता या बी कैप्ट अप बाय ए परफेक्ट कन्विक्शन, जो एक परफेक्ट इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ग्रेट ट्रूथ की जो ये अराइज हुआ या हो सकता था, एक यही तरीका था कि आपको मुझे परस्यू करना था परसिवरेंस के साथ। और कह रहे हैं ग्रेट ट्रूथ फ्रॉट विद सच ब्लेसिंग टू ह्यूमैनिटी, एक ऐसा पहलू सामने लाने के लिए मुझे परफेक्ट कन्विक्शन के साथ, जो कि ग्रेट ट्रूथ वाला था और एक तरह से भरपूर था, ब्लेसिंग से भरपूर था ह्यूमैनिटी के लिए, एक ऐसा तरीका, उस पे मैं पहला इंसान था जो मैं आगे बढ़ा। मेडिसिन की प्रूविंग को कह रहे हैं, उस पे मैं आगे बढ़ा। दैट इट इज ओनली बाय द होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन दैट द सर्टेन क्योर ऑफ ह्यूमन मेलेडीज इज पॉसिबल। और साथ में ये एक तो प्रूविंग की बात तो कर ही रहे, कह रहे एक ऐसा रास्ता ये था जिस पे मैं आगे बढ़ा, और यही केवल होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन का था तरीका, केवल और केवल जो निश्चित रूप से क्योर करता था या करता है ह्यूमन मेलेडीज को संभवतः। यानी कि यहाँ तो एक तरह से पक्का करके कह दिया कि कोई दूसरा तरीका मेडिसिन के रूप में कोई दूसरा पॉसिबल तरीका ही नहीं है एक होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन के सिवाय। होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन के का मतलब है सिमिलिमम करते हुए, सिमिलिमम के सिवाय
मेडिसिन को देने के कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो क्योर कर सके संभव हो। मैं ऐसे रास्ते को लेके आगे बढ़ा। 92 फुट नोट है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन पे, कह रहे हैं इट इज इम्पॉसिबल दैट देयर कैन बी अनदर ट्रू बेस्ट मेथड ऑफ क्योरिंग डायनेमिक डिजीज। ब्रैकेट में कह रहे हैं दैट इज ऑल डिजीजेज नॉट स्ट्रिक्टली सर्जिकल बिसाइड्स होम्योपैथ, मतलब ब्रैकेट से बात करें बिसाइड्स होम्योपैथी। इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है, दैट देयर कैन बी अनदर ट्रू बेस्ट मेथड ऑफ क्योरिंग डायनेमिक डिजीजेज, डायनेमिक डिजीज को क्योर करने के लिए कोई दूसरा ट्रू बेस्ट मेथड इम्पॉसिबल है होम्योपैथी के अतिरिक्त, होम्योपैथी के सिवाय, बशर्ते वो डिजीज स्ट्रिक्टली सर्जिकल ना हो। सर्जरी जो सर्जिकल कंडीशन है उनको छोड़ के, जो डायनेमिक डिजीज है। Just as it is impossible to draw more than one straight line betwixt two given points। कितनी खतरनाक और कितनी दमदार बात कही है, खतरनाक नहीं दमदार बात कही है। बिल्कुल ऐसे ही दीपशिखा, जैसे दो पॉइंट्स के बीच में एक ही स्ट्रेट लाइन खींचना संभव है, बिल्कुल ठीक इसी तरह से क्योर करने के लिए होम्योपैथी के सिवाय दूसरा तरीका है ही नहीं। बिल्कुल, मतलब अमित पाल कितना 101% श्योर करते हुए बात करें कि कोई दूसरा है ही नहीं, जैसा कि दो पॉइंट को के बीच में केवल एक ही स्ट्रेट लाइन खींची जाना संभव है या खींच सकते हैं, ठीक इसी तरीके से क्योर अगर करना है तो केवल और केवल होम्योपैथी से ही हो सकता है। और बड़े सर इस लाइन को पता कैसे खींचते थे अमित पाल? कोज एंड इफेक्ट को लेकर, कोज एंड इफेक्ट कहते थे कोई कोज है फिर उसका इफेक्ट है, उस पर कोज देखो और फिर इफेक्ट देखो, क्या कोज है क्या इफेक्ट आया। He who imagines that there are other mode of curing diseases besides it could not have appreciated homeopathy fundamentally, nor practiced it with sufficient care, nor could he ever have seen or read cases of properly performed homeopathic cures। हैनीमैन साहब यहाँ और आगे का दावा ठोक रहे हैं कि जो व्यक्ति ये इमेजिन करता हो कि इसके अलावा भी कोई दूसरा क्योर करने का तरीका है डिजीज को, कह रहे हैं कि कुड नॉट हैव अप्रिशिएटेड होम्योपैथी। इसका मतलब यह है कि उसने होम्योपैथी को फंडामेंटली अप्रिशिएट नहीं करा, वो एक तरह से उसे जाना नहीं, उसने उसको मतलब अप्रिशिएट करना मतलब होता है ना कि आई अप्रिशिएट दिस पॉइंट, मैं इसको यस करता हूं, मैं इसको समझ गया या मैं इसको पूरी तरह से जान गया। होम्योपैथिक को वो फंडामेंटली जाना नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं यहाँ। नॉर प्रैक्टिसाइज इट विद सफिशिएंट केयर, और ना ही फिर वो सफिशिएंट केयर के साथ इसका मतलब प्रैक्टिस कर रहा है। नॉर कुड ही एवर हैव सीन और रीड केसेस ऑफ प्रॉपरली परफॉर्म्ड होम्योपैथिक क्योर, और ना ही उसने देखे हैं ना ही उसने पढ़े हैं प्रॉपर तरीके से जो होम्योपैथी से क्योर हुए हैं ऐसे केस। वही इंसान कह सकता है कि दूसरा तरीका भी है क्योर का। आगे कह रहे हैं नॉर ऑन द अदर हैंड कुड ही हैव डिसर्न्ड द ब्लेसनेस ऑफ ऑल एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटिंग डिजीजेस एंड देयर बैड और इवन ड्रेडफुल इफेक्ट if with such lax indifference he places the only true healing art on an equality with those hurtful method of treatment, or allies the latter to be auxiliaries to homeopathy which it could not do without। ये उस इंसान के लिए ही कह रहे हैं अभी
कि जो दूसरा भी तरीका कोई बता रहा हो, होम्योपैथी पे भरोसा ना कर रहा हो, कह रहे ना तो इसका मतलब उसने पढ़ा, ना वो इसको अप्रिशिएट करता, ना उसने उस केस पढ़े, और कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड ही कुड हैव डिसर्न। डिसर्न का मतलब भेद नहीं कर सकता, वो ही अंतर नहीं कर सकता कि ये जो ब्लेसनेस है, ये जो आशीर्वाद है, ये जो वरदान है, सॉरी बेसलेस ब्लेस होप है। नहीं, बेसलेसनेस है, सॉरी, कि ये जो बेसलेसनेस है, जिसका जो आधारहीन है दीपशिखा, ये जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटिंग है, जो जिसका कोई आधार ही नहीं है, डिजीज को सही करने का जो तरीका अपने बैड बैड और इवन ड्रेडफुल इफेक्ट्स के रूप में, वही बंदा अंतर नहीं कर सकता इस होम्योपैथी से, ऐसे खतरनाक थेरेपेटिक साइंस को। इफ विद सच लैक्स इंडिफरेंस, यदि वो इतना लापरवाह हो, ही, और वही कह रहे हैं, ही प्लेसेस द ओनली ट्रू हीलिंग आर्ट ऑन एन इक्वलिटी विद दोज हर्टफुल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। वही व्यक्ति समानता पे लाके रख सकता है दोनों की इक्वलिटी को, नहीं तो दूर दूर तक कोई तुलना नहीं है। वही इक्वलिटी कर सकता है इस हीलिंग आर्ट की उन हर्टफुल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट के साथ जो कुछ जाना ना हो, जो ऊपर बताया। कह रहे हैं और एलीज, एलीज का मतलब है आरोप लगाना या कहना या दावा करना, और एलीज द लेटर टू बी ऑक्सिलरी टू होम्योपैथी विच इट कुड नॉट डू विदाउट। और वही ये कह सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, होम्योपैथी को उसके साथ जगह दे सकता है एक अज्ञान इंसान। कह रहे हैं माई ट्रू कंसाइंसियस फॉलोअर द प्योर होम्योपैथिस्ट विद देयर सक्सेसफुल ऑलमोस्ट नेवर फेलिंग ट्रीटमेंट माइट टीच दीज पर्सन्स बेटर। कितनी अच्छी लाइन लिखी है दीपशिखा अमित भाई बाद में, कि मेरे जो सच्चे कंसाइंसियस फॉलोवर हैं, जो प्योर होम्योपैथिस्ट हैं, विद देयर सक्सेसफुल, अपने जो सफल, अपनी सफलता और लगभग ना फेल होने वाला जो ट्रीटमेंट जो वो करते हैं, वो इन लोगों को अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं या दिखाएंगे। कह रहे अगर देखना है होम्योपैथी को कि होम्योपैथी क्या कर सकती है, तो आप मिलो मेरे ट्रू कंसाइंसियस फॉलोवर्स प्योर होम्योपैथिस्ट से, जो प्रिंसिपल्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो फिर आपको अपने जो सक्सेसफुल नेवर फेलिंग जो ट्रीटमेंट उनके हैं, उनसे आप जाके सीखो। एक ये भी भाव आ रहा है, इन लोगों को वही सिखा सकते हैं, वही बता सकते हैं। कोई पॉइंट है किसी का, कुछ कहना है? चलो नेक्स्ट है 93 फुटनोट है, 93 फुटनोट है, ह्यूमन मेलेडीज इज पॉसिबल करके। इसमें कह रहे हैं द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ दीज लेबर्स as perfect as they could be at that time I recorded in the Fragmenta de Viribus Medicamentorum Positivis in Sano Corpore Humano, ऐसे करके इन्होंने अपनी मेट्रिया मेडिका प्यूरा के बारे में बता रहे हैं यहाँ बेसिकली, कि ये जो फ्रूट्स हैं, मेरी जो मेहनत का जो फल है, पहला फल है, एज परफेक्ट एज, जितना वो परफेक्ट हो सकता था उस समय तक, उस समय पर मैंने रिकॉर्ड कर दिया है फ्रेगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरम, फ्रेगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस में मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया है। और इसके ये वॉल्यूम हुआ करते थे पहले, लेकिन बाद में आकर के केवल 2 ही वॉल्यूम बचे, फिर फर्स्ट और सेकेंड। मेट्रिया मेडिका प्यूरा की बात कर रहे हैं डॉक्टर दीपशिखा, कि मैंने जो मेरे जो फर्स्ट फ्रूट्स थे उस समय तक के, एट दैट टाइम, आगे देखो कितनी बढ़िया बात की गुंजाइश छोड़ी है, कह रहे हैं उस समय तक जो भी मैं परफेक्ट कर सकता था एक फर्स्ट फ्रूट के रूप में, वो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है अपने उस लिटरेचर में।
ठीक है जी। एक इसमें मैंने नोट लिखा है, इसमें कहीं लिखा है या पढ़े होंगे कहीं, एक कोटेशन है बेसिकली। यहाँ पर क्या था कि लोग बहुत पीछे भी पढ़ रहे थे दीपशिखा हैनीमैन साहब के, जी। तो यहाँ कोई लाइन आई होगी, तो यहाँ लिखा हुआ है, हमने, अमित पाल ने शायद लिखा होगा। लोग कहते हैं कि तुम मेरी हस्ती को मिटाना चाहते हो, लेकिन मैं एक बीज हूं, मुझे जितना दबाओगे मिट्टी में मैं उतना ही उगूंगा। इसका है, बहुत अच्छी लाइन है कि दे बरीड मी टू डिस्ट्रॉय बट हाँ। दे डिड नॉट नो आई वाज ए सीड। वाह। उन्होंने मुझे जमीन में गाड़ा तो था डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन वो तो ये जानते ही नहीं थे कि मैं तो बीज हूं। और अब बीज बिल्कुल। जमीन में गड़ने के बाद तो पौधा बन जाता है भाई। बिल्कुल। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो उस समय पे लोग इनको मिटाना चाह रहे होंगे। ये हम कहीं पढ़ रहे होंगे आसपास, तो ये लाइन आई थी। तो ये था 92 और 93, फुटनोट भी हो गया है। कोई पॉइंट रखो, कुछ बातें कर लो, यहीं रुकेंगे, 110 लंबा है, इसको नेक्स्ट उसमें करेंगे। कुछ कहना है दीपशिखा, अजय भाई? अमित पाल तो शायद चला गया मुझे लग रहा है। हाँ जी बस। कोई क्वेरी है बेटा? प्रशांत, दीपांशी और बच्चे जो भी हैं, सिमरन लिखा आ रहा है। कोई डाउट रहता है क्या आपको? सर एक ऐसे ही जो है मन में क्वेश्चन आ रहा था। जी भाई। सर क्या हैनीमैन साहब आयुर्वेदा जानते थे? हैनीमैन साहब, अच्छा ये सवाल क्यों आया पहले तो ये बताओ। सर मैंने अक्सर उनको देखा है एलोपैथी से जो है मतलब कंपेयर करते हैं होम्योपैथी को, हाँ आयुर्वेद से कभी नहीं करते। हाँ, बहुत अच्छा मैसेज छुपा है डॉक्टर चौहान आपकी बात के पीछे। यस सर। एक्चुअल में मैं आपको एक बात बता दूं कि हैनीमैन साहब बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि वो जो होम्योपैथी उन्होंने ये सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटोर को जो वो अपना नाम दे रहे हैं, अपना दर्जा दे रहे हैं, ये बेसिकली हमारे आयुर्वेदा में पहले से ही था। यस सर। डॉक्टर चौहान, लोहा लोहे को काटता, जहर जहर को मारता है, संस्कृत में श्लोक है विष विष को लेकर के। तो भाई ही वाज सफिशिएंट इंटेलिजेंट, हैनीमैन साहब वो जानते थे कि ये इसका बीज तो हिंदुस्तानी लिटरेचर में ही है, ग्रंथों में, आयुर्वेदा में। लेकिन Yes, भाई sir. एक नई नई पैथी देनी थी ना, अपना नाम देना था, अपना Yes, नाम sir. देना था, तो उन्होंने आयुर्वेदा का जिक्र तक नहीं करा। वही तो सर। बात देखो, बड़ी गहरी कर दी आपने ये। यस सर। बड़ी अच्छी बस बात। हाँ बेटा। हाँ, बस हमें लगता है हम में से बहुतों के दिमाग में ये बात आती थी कि सर जो थे, हैनीमैन सर जो है वो ट्रांसलेटर थे, वो कई सारी लैंग्वेजेस को जानते थे। तो हमें हाँ लगता है डेफिनेटली उन्होंने इंडियन लिटरेचर भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, उनके हाथ लगा होगा और उन्होंने इस चीज को देखा होगा। और बिल्कुल वो इसीलिए ये जो भैया बोल रहे हैं, ये तो खैर बात कभी दिमाग में नहीं आई, लेकिन बिल्कुल सही है क्योंकि आयुर्वेद तो और भी पुराना था, पर और उन्होंने कभी आयुर्वेदिक में लिखा है विष विष विषस्य औषधनम करके, जहर जहर की दवा है। सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटोरी तो है ये, यस सर। है भैया। लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है, विष विष विषस्य औषधम करके कुछ है। अमित शर्मा होता तो अच्छे से बोलता है जी बेटा। बस है विषम विषस्य औषधम। हाँ, विषम विषस्य औषधम। तो सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर तो डॉक्टर चौहान ये हमारे हमारे उसमें था, वेदों में। यस सर। लेकिन हैनीमैन साहब भी तो अंग्रेज थे भाई, वे क्यों ना अपने नाम पे क्रेडिट लेते? उन्होंने आयुर्वेदिक को कभी नहीं यूज करा। और मैं आपको और आपकी बात को और वजन देता हूं डॉक्टर चौहान। लोग बताते हैं हैनीमैन साहब के चैम्बर में बाइबिल, गीता, कुरान ये सब मिली थी, रखी हुई। यस सर। उन्होंने सारे लिटरेचर्स पढ़े और 100% वो ये जानते थे कि आयुर्वेदा में
सिमिलिया सिमिलीबस क्योरेंटर ये पहले से ही चला आ रहा है। यस सर। लेकिन अब एक बात और समझो, हैनीमैन साहब को क्रेडिट क्या जाता है फिर आयुर्वेदा से अलग? हैनीमैन साहब को जो क्रेडिट जाता है वही आज प्रफुल्ल सर को क्रेडिट जाता है हैनीमैन से अलग हटके। यस सर। हैनीमैन साहब को क्रेडिट जाता है डॉक्टर चौहान आयुर्वेदा से हटके कि आयुर्वेदा में मटेरियल डोज थी केवल, यस सर। वो ले गए डायनामाइजेशन पे। ये तो प्लस Yes, करा sir. हैनीमैन साहब ने आयुर्वेदा के सिमिलिया सिमिलीबस क्योरेंटर को। Yes, और sir. प्रफुल्ल सर ने जो हैनीमैन साहब के में प्लस करा वो करा है इस अलाइड की नॉलेज को जोड़ करके, इस शरीर की और ज्यादा अलाइड सब्जेक्ट को जोड़ करके होम्योपैथिक लिटरेचर से या प्रिंसिपल के साथ। ये जो Yes, sir. थ्री डिफेंस ऑफ सेल है, इन्फ्लामेशन, इंड्यूरेशन, डिस्ट्रक्शन, sir. सोरा साइकोसिस सिफिलिस से बड़े खूबसूरत तरीके से जोड़ा हमारे प्रफुल्ल विजयाकर सर ने। यस सर। तो भाई बहुत ही गजब की बात आपने आज एक तरह से रिफ्रेश कर दी। ये जहन में तो थी दीपशिखा के भी हमारे भी, लेकिन कभी ऐसा सवाल नहीं आया मेरे दिमाग में भी कि उन्होंने कभी भी आयुर्वेदा को टारगेट नहीं करा, ना कभी आयुर्वेदा की तारीफ करी। Yes, और sir. हम ये जरूर जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते चले आए हैं कि लोहा लोहे को काटता है। Yes, sir. Yes. तो लोहा लोहे को काटता, सिमिलिया सिमिलीबस क्योरेंटोरी तो हो गया भाई। अरे Yes, sir. विषम विशेष्य औषधम जो अभी दीपशिखा वो बोल रही है श्लोक, इसमें जहर ही जहर की दवा है। तो भाई बेसिकली होम्योपैथी नेचुरल साइंस है और नेचर को वेदों से अच्छा कहीं बयान नहीं किया गया। Yes, sir. अगर पूरी होल यूनिवर्स की नॉलेज को, नेचुरल नॉलेज को अगर असेंबल करा गया है तो वो 4 वेदों में करा गया। अगर किसी ने 4 वेद पढ़ लिए, 4 वेदों का ज्ञाता पूरे यूनिवर्स का होल नेचुरल प्रोसेस का ज्ञाता होता है। Yes, sir. और भाई रावण को चारों वेद ज्ञात थे, Yes, sir. ये जान लो। इसलिए बहुत महान हस्ती रावण भी हुए हैं जिन्होंने चारों वेदों का ज्ञान कर लिया था। और चारों वेदों का ज्ञान का मतलब यह है, ब्रह्मा जी ने चारों वेदों में ही पूरी सृष्टि में जो भी प्रोसेस हो रहा है, चाहे वो मेडिसिन के रूप में हो रहा है, चाहे इंजीनियरिंग के रूप में हो रहा है, कुछ भी, होल नॉलेज ऑफ यूनिवर्स कॉइंड कर दी, असेंबल कर दी चार जगह हमारे 4 वेदों में। तो ये उधर भी इस बात को सब बल मिलता है कि भाई होम्योपैथी बेसिकली ओरिजिन इसका है तो इंडिया में ही, लेकिन इसको नए कपड़े पहना दिए हैनीमैन साहब ने। Yes, sir. जैसे वेदा जो जितने भी वेद हैं ये नेचर्स लॉ हैं। हाँ और होम्योपैथी ने उसमें से निकाल लिया नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। हाँ, है ना भाई। और अपना हम वेदों में भी तो है कौन सा है जिसमें ट्रीटमेंट को बताते हैं दीपशिखा, मेडिसिन का जिक्र कौन से वेद में है? आयुर्वेद ही तो है। चारों का नाम बताना कौन कौन से हैं? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर से बोलो एक बार। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से किसी वेद में पूरा मेडिसिन का भी जिक्र है कहीं? कौन से में? शायद अथर्ववेद है शायद। हाँ, तो डॉक्टर चौहान है ना, देखो अपना इधर इसमें। यस सर। और आप कभी मौका मिले आपको कभी, अक्षरधाम जो दिल्ली में है, और तो मैं नहीं जानता गुजरात वगैरह कहीं और भी है तो, लेकिन ये जो अक्षरधाम दिल्ली में है तो यहाँ एक एग्जीबिशन लगती है, नौका विहार। अंदर एक नौका विहार है, तो उसमें हमारे संस्कृति के सारे आयाम दिखाए गए हैं। कैसे कैसे अंतरिक्ष में हमारा डेवलपमेंट था, कैसे कैसे सर्जरी ट्रीटमेंट में था, कैसे कैसे व्यापार में था डॉक्टर चौहान, कैसे कैसे लड़ाइयों का स्किल थे, सारे के सारे वो स्टैचू से
प्रदर्शित कर रखे हैं, और उसमें ये बताया गया है कि सर्जरी करने के कितने सारे तरीके थे आयुर्वेदा में, जो ये जानते ही नहीं थे। ये बिना टाका लगाए वो सर्जरी कर देते थे, उनके Yes, पास sir. ऐसे हथियार थे। ब्रेन की सर्जरी नाक के थ्रू, कान के थ्रू, जो भी जितना मैं मोटा मोटा जान पा रहा हूं। तो भाई बेसिकली हमारी सिविलाइजेशन से ज्यादा फॉरवर्ड तो कोई थी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बॉस। लेकिन बड़ा अच्छा सा पॉइंट आपने टच कर दिया अंदर, ये सेंसिटिव हमारा। तो हकीकत तो चौहान यही है भैया कि हमारी चीज अंग्रेजों ने हमें तराश के परोस रहे हैं। हाँ, अभी भी वही होता है, जो अभी वहां भी से परोस के आती है हम लोग उनको ज्यादा मान लेते हैं। हाँ, नहीं तो यहाँ पहले से सब लोग बड़े लोग, हाँ हाँ बेटा, बहुत बड़े लोग ये भी कहते थे कि एक समय था कि छोटी मोटी सर्जरी तो लोग अपने घर में ही कर लेते थे, इतना हाँ लोगों को ज्ञान होता था। उस और समय की छोटी मोटी नॉलेज। दवाइयां हाँ जो दादी नानी के नुस्खे के नाम से अभी भी फेमस है। हाँ, अरे दादी नानी तो जो फोड़ा फुंसी निकलते थे एक रात में अबॉर्ट कर देती थी उसे। हाँ जी हाँ जी। अगर कोई फोड़ा फुंसी निकल रही है, पकने वाला है डॉक्टर चौहान, तो उसमें कुछ ऐसा बांधती थी, हल्दी नमक तेल वेल कर करा के, कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग में बह जाता था पे बिना दर्द के ही। yes, sir. तो आप बिल्कुल सही कह रही हो दीपशिका, बहुत छोटे मोटे मतलब मोटे मोटी चीजें तो ये घरों में हर घर में जानते थे। और हमारा जो ये किचन, हमारी जो रसोई की व्यवस्था है, बेसिकली हाँ ये जी भी हमारे वेदों के अनुसार है। ये हमारा हॉस्पिटल था घर में, हाँ जी। ये हमारा चिकित्सालय औषधालय है, हमारी किचन डॉक्टर चौहान। Yes, sir. कि कब क्या खाना है, कितना खाना है, किस समय पे खाना है, कौन से किस स्वभाव का फूड है, ये किस मौसम में खाया जाता है, कैसे इंसान का कैसा स्वभाव है, उसे क्या दिया जाए किचन में बना के। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे संस्कृति में थी, सनातन में। तो बेसिकली फिर लास्ट में एक ही बात को लेके अंत करेंगे कि हमारी सिविलाइजेशन से, हमारी सभ्यता से ज्यादा डेवलप और एडवांस नहीं कोई रही है। ठीक है जी, भले चाहिए ग्रीस की, मिस्र की, इनकी जो है किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन में थोड़े अलग रहे होंगे, नहीं तो भाई होलिस्टिक होलिस्टिक डेवलपमेंट या होलिस्टिक इवोल्यूशन भारत की धरती पे ही हुआ है, हर एक क्षेत्र का, चाहे व्यापार का हो, चाहे वो सर्जरी का हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, चाहे वो ह्यूमन ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स का हो। बिल्कुल। Yes, sir. चलो यहीं रुकते हैं भाई, सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद, सबको राम राम भाई, राम राम बॉस, राम राम सभी को। राम राम जी।